हे यू गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज जनार्दन सर, योर फिजिक्स सर जी। राइट, मैंने प्रॉमिस किया था 2027 एस्पिरेंट्स के लिए कि एक साल का जो रोड मैप होना चाहिए सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए, वो कैसे बनाया जाता है, ये मैं एक वीडियो के तौर पे लेके आना चाहता था। आपको बताया था, आप वेट कर रहे थे, थैंक यू। एंड इस एक साल की जर्नी जो बची है आपकी, उसमें 11th की रिवीजन जो अप्रैल तक आपको करनी है, और अप्रैल से लेके अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्टिंग तक आपको 12वीं की भी सिलेबस कंप्लीट करनी पड़ेगी अच्छी तरीके से, ताकि आपके पास ये सॉलिड 2 महीने रह जाए जेई मेंस के सेशन 1 के लिए। आप मॉक टेस्ट या रिवीजन वो सब कर सकोगे, तो उसके बाद आपकी जेई एडवांस की भी जर्नी शुरू हो जाएगी। सो हम थोड़ा बैकवर्ड्स वर्क करेंगे उसके लिए, राइट। तो कौन कौन से गोल्स आपको अचीव करने हैं एडवांस से लेके मेंस तक, मेंस से पीछे रिवीजन तक, रिवीजन से पीछे 12th तक। अगर 12th को आसानी से पार करनी है तो 11th की कैसे आपको रिवीजन कंप्लीट करनी है। तो ये बैकवर्ड वर्किंग जो होती है ना, ये टॉपर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो जितना टाइम बचा है उसको ऑप्टिमाइज करके आगे आपको कैसे करनी है। एक और टॉपर्स की इम्पॉर्टेंट लक्षण होती है कि जो पास्ट में उन्होंने मिस्टेक्स किए हैं ना अपने प्रिपरेशन में, उसको कैसे सुधारें। क्योंकि मिस्टेक्स तो सब लोग करते हैं, ह्यूमन नेचर होता है। हम लोग सब लोग रोबोट्स नहीं है ना, प्रोग्राम्स नहीं है ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो ह्यूमन टेंडेंसीज की वजह से कुछ मिस्टेक्स होती है। ग्रेट वो होते हैं जो मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनसे सीखते हैं, और जो रहा टाइम जो है ना आगे वाली, उसमें उन मिस्टेक्स को अपनी अचीवमेंट्स में बदलते हैं। ओके, तो उसी पॉजिटिव नोट पे लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी शुड बी डूइंग, ओके, एज ए 2027 एस्पिरेंट। तो आप में से बहुत सारे लोग, मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है इस दौर से गुजरते हुए, जब वो 11th के स्टार्टिंग में ना, 10th से जब 11th आते हैं, थोड़ा वो ईजी बन जाते हैं, ओके, राइट, ईजी गोइंग बन जाते हैं। और सडनली इस पॉइंट पे जब बोर्ड 11th के बोर्ड या जो 11th के एग्जाम्स पास में आते हैं ना, देन दे रियलाइज, अरे यार, वन ईयर इज गॉन एंड वेयर इज माई स्टेटस ऑफ द प्रिपरेशन। एंड देखते हैं जितना सिलेबस बचा है और जितना सिलेबस हो चुका है ना, उन दोनों को देख के उनको डर लगने लगता है। ओके, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। मैं जनरल एवरेज बच्चे की भी बात नहीं कर रहा हूँ, above average and meritorious students also have this kind of feeling. Okay, so let's move forward. So एक साल के बाद अगर आपके मन में ये है across subjects, especially फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 11th का जो फिजिक्स होता है ना, वो बैकबोन होती है आपकी 12th की फिजिक्स। एक तार की तरह, एक स्ट्रिंग की तरह, बीड्स ऑफ ए नेकलेस की तरह सब टॉपिक्स होते हैं ना। अगर आपने वर्क पावर एनर्जी ठीक से नहीं किया तो सेंटर ऑफ मास समझ में नहीं आएगा। अगर आपने सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं किया ठीक से, रोटेशन समझ में नहीं आएगा। तो एक सीक्वेंस बनती है फिजिक्स में। तो अगर आपके पुराने टॉपिक्स में जो 11th के आपने किए हैं या छोड़े हैं, उसमें बैकलॉग्स हैं, या बैकलॉग्स नहीं है, आपने किया है वो टॉपिक का हेडिंग पता है, डेफिनेशंस पता है, लेकिन उसके बेसिक्स आपके वीक है कुछ टॉपिक्स में, वो भी हो सकता है। तीसरी बात, बेसिक्स तो ठीक है, फंडामेंटल्स और थ्योरी आपने ठीक से कर लिया है, लेकिन जब भी आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन को एग्जाम कंडीशन में देखते हो ना, तो क्वेश्चन चमकता नहीं है, यानी आपको स्ट्रैटेजी ऑफ अटैकिंग द क्वेश्चन सडनली क्लिक नहीं करता है। तो ये तीनों लेवल्स के कुछ टॉपिक्स आपने किए ही नहीं, कुछ टॉपिक्स किए हैं लेकिन बेसिक्स आपके वीक है, कुछ टॉपिक्स का एग्जाम कंडीशन में आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। तीनों के तीनों डेंजरस सिचुएशंस हैं उस पर्टिकुलर 11th सिलेबस के लिए। ओके, तो व्हाई डिड दिस थिंग हैपन यार, ये क्यों होता है? और मैं इतने कॉन्फिडेंटली स्लाइड कैसे बना दिया कि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के साथ ये सब क्यों होता है। दैट इज व्हाट एक्सपीरियंस कॉल्स फॉर, राइट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, आप एक प्लान नहीं बनाते हो, या प्लान बनाते हो तो उसको फॉलो नहीं करते हो। स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं होता है, एक मेंटरशिप नहीं होती है कि इस टॉपिक के बाद ये करना चाहिए, चैप्टर्स के बीच में ये वाली वर्क करनी चाहिए। जब वर्क हो रहा है और उसमें डाउट्स आ रहे हैं तो डाउट्स इमीडिएटली सॉल्व करवा लेनी चाहिए। तो जब भी आप इन सब चीज़ों को पेंडिंग रखते हो, प्रोक्रास्टिनेट बोलते हैं ना इंग्लिश में, डिफर करते हो, डिले करते हो ना, वो बैकलॉग के तौर पे आपको बैकबाइट करने आ जाएगा। इनकंसिस्टेंट प्रिपरेशन मेथड्स, एक महीने ठीक से पढ़ लिया, एक महीने कुछ प्लान कर लिया, फिर सडनली आपने अपने फ्रेंड से बात किया या अपने आप से सोच लिया कि ये वाला प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मैं बुक चेंज करता हूँ, मैं टीचर चेंज करता हूँ,
राइट। ये सब इनकन्सिस्टेंसी होनी ही नहीं चाहिए जेई के प्रिपरेशन के लिए। बोर्ड के लिए चलता है ये सब, जेई के लिए नहीं चलेगा। फिजिक्स के 11th क्लास सिलेबस के लिए तो ये बिल्कुल नहीं चलता है। ओके राइट। ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ रिसोर्सेस, ये फिजिक्स का एक श्राप है एक्चुअली। फिजिक्स का ओलंपियाड्स आप कंपेयर करोगे मैथ्स और केमिस्ट्री से, आई थिंक ओलंपियाड फिजिक्स इज मोस्ट यू कुड से ओवरलैपिंग विद द जेई फिजिक्स। इसलिए जेई में एडवांस और ओलंपियाड्स ना ऑलमोस्ट ओवरलैप करते हैं, सिलेबस बहुत सारा इक्वलेंट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके पास बहुत सारे सोर्सेस सोशल मीडिया पे डिफरेंट सॉल्विंग ग्रुप्स पे आपको मिल जाते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज आपको बहुत सारे सोर्सेस मिल गए इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो गया। दिस एक्चुअली क्रिएट्स कंफ्यूजन। आपको अगर कोई आपके पास टीचर नहीं है, मेंटोर नहीं है, सीनियर नहीं है जो बता सके कि इस सारे सोर्सेस में से कौन सा एक्सट्रैक्ट करके आपको करना है, देन यू विल बी इन मोर ट्रबल। क्योंकि आपके जो पुराना प्लान है ना उसको भी आप बाजू में रखते हो और इतने सारे रिसोर्सेस के साथ खेलने की कोशिश करते हो और टाइम गुजर जाता है। तो ये गलत बात होती है। एंड इनेबिलिटी टू प्रायोरिटाइज कोर टॉपिक्स। हाँ, ये 11th क्लास फिजिक्स में इतने कोर टॉपिक्स के बारे में आपको सोचना नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ना जैसे एरर एनालिसिस है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ना। अगर उसको आप साइड में रखते हो तो 12th में कवर हो सकता है, लेकिन वो वाली चीज़ आप रोटेशन के साथ नहीं कर सकते ना। तो वो तो बहुत सारे अदर टॉपिक से रिलेटेड होगी, और 12th सिलेबस में अगर आपको रोटेशन नहीं आता है तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है आपको। जैसे पार्टिकल मैकेनिक्स होती है वो कनेक्टेड होती है ना मैग्नेटिज्म में। अगर आपकी बेसिक मैकेनिक्स में ही प्रॉब्लम है तो बाद में मैग्नेटिक्स के जो चार्ज पार्टिकल मोशन होती है वो सब उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस पुलिंग फोकस अवे, ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। इट्स नॉट ओनली स्टूडेंट्स इश्यू, इट इज़ जनरल। जो भी हम काम करते हैं रोज़ ज़िंदगी का काम, राइट, उसमें एक प्लान बनाते हैं ना, सडनली जो भी सोशल मीडिया होता है या अदर डिस्ट्रैक्शन, ह्यूमनली डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, तो वो बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना, राइट। तो उससे ये इससे रिलेटेड है। अगर आपका स्ट्रक्चर्ड प्लान होता, अगर आपको मेंटर के गाइडेंस में हो, आप डिसीजंस नहीं ले रहे हो लेकिन टीचर ने आपके लिए डिसीजन ले लिया और आप उसको फॉलो कर रहे हो ना, ये वाले डिस्ट्रैक्शन से आप अवेयर रह जाओगे। डिस्ट्रैक्शंस इसलिए होते हैं क्योंकि आपके मेंटर नहीं है एंड आप रिसोर्सेज के लिए ढूंढ रहे हो, और जगह जगह से आपके जो ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं जिनको आपने देखा भी नहीं है लेकिन आप उनको मानते हो, लेकिन उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है कि क्या बताए क्या नहीं बताए, तो 4, 5, 10 एडवाइजेस आपने जगह जगह से ले लिए। आपको जो भी अच्छा लगता है उस दिन के लिए एडवाइस उसको फॉलो करना, एंड ये डिस्ट्रैक्शन सारा इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हो ना, तो सोशल मीडिया पे ओनली एडवाइस ही नहीं लेते हो ना, आप कुछ और भी करते हो, एंड दैट वुड बी वेस्टिंग एंड किलिंग योर टाइम। ओके। कंफ्यूजन ड्यू टू वास्ट सिलेबस। सिलेबस तो बड़ी है, बहुत बड़ी है, लंबी, राइट। सो उसमें इतने सिलेबस आगे दिखता है ना, तो अगर पीछे वाली बैकलॉग्स आपको दिख रहे हैं तो आगे सिलेबस और भी बड़ा लगने लगता है। ओके। एंड लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडवांस कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट इश्यू है फिजिक्स में स्पेशली। जब आप ओनली जेई मेंस के लिए पढ़ाई करते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि जेई एडवांस की पढ़ाई करो फिजिक्स में, मेंस उसकी सबसेट हो जाती है, एंड ये इंपॉर्टेंट होता है 11th में ही स्टार्ट करो। बहुत सारे बच्चे अनअकैडमी पे मिलते हैं, मेरे फिजिक्स सर जी में मिलते हैं, जो बोलते हैं सर मैं जेई मेंस सेशन 1 तक ना मेंस का ही पढ़ाई करूंगा और उसके बाद एडवांस की छलांग मारूंगा। वो छलांग बहुत बहुत स्टीप है। आप मैथ्स में और केमिस्ट्री में वो कर सकते हो क्योंकि उनकी जो मेंस का लेवल जहां रुकता है ना, एडवांस की लेवल वहां से स्टार्ट नहीं होता है, ऑलरेडी ओवरलैप्ड है। लेकिन फिजिक्स में वो बहुत अंतर है उन दोनों में, एंड लास्ट 3-4 मंथ्स इज नॉट सफिशिएंट एनफ फॉर यू टू क्रॉस फ्रॉम मेंस टू एडवांस। तो आपको पहले 1 साल का अभी टाइम मिल रहा है, तो अभी यू शुड बी वेकिंग अप एंड अंडरस्टैंडिंग कि एडवांस की तैयारी करते हैं, उसमें मेंस का कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। नाउ ऑल दिस सेड एंड डन, ऑल बहुत सारे नेगेटिव चीजें हो रहे हैं। ओके, सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी टू कम बैक एंड मेक श्योर यू गिव टफ कंपटीशन टू अदर्स हु आर डूइंग इट वेरी वेल? ओके, राइट। तो इसके लिए क्यों करना चाहिए कम बैक? हमें मोटिवेशन तो फाइनल डेस्टिनेशन को देखते ही आ जाना चाहिए, राइट। आप क्या डेस्टिनेशन है? अच्छी कॉलेजेस में कोर्सेज पढ़ने हैं ना आपको, तो एनआईटीज का बेसिक लिमिट लगाते हैं, आईआईटीज का तो आपको पता भी है, राइट। तो उसके लिए आप देखो NIT Trichy, which is one of the top colleges in India,
उसकी क्लोजिंग रैंक थी 1224, जो कि बहुत डिफिकल्ट है अचीव करना मेंस में। ओके, एंड मार्क्स देखो आप कितने मार्क्स आने चाहिए, स्पेशली CSC जैसे ब्रांच के लिए। तो ऐसे मार्क्स आप पूरे डिफरेंट NITs का आप देख लीजिएगा, और अपने मॉक टेस्ट के जो मार्क्स अभी तक आ रहे थे ना आपके 11th में, उससे कंपेयर करके देखिएगा कि आप वहाँ पे स्टैंड कर रहे हो कि नहीं। तो अगर आप वहाँ से बहुत दूर हो एंड अभी 1 ईयर बचा है, इससे ज़्यादा मोटिवेशन आपको मिलना कहीं से भी नहीं मिलेगा कि आपको इस 1 ईयर का प्रिपरेशन को सुधारना ही है। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर, जस्ट इसका प्रिंट आउट ले लो और अपने वॉल पे चिपका लेना, ताकि आपको रोज़ दिखे कि आप कहाँ पे खड़े हो। एंड उससे बढ़िया पुश आपको मिलेगा ही नहीं कि पढ़ाई ठीक तरीके से करनी है। जस्ट पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक तरीके से एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़नी है। ओके, राइट। तो उसमें 2 ऑप्शंस है, जैसे मैंने बताया, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से, स्ट्रक्चर्ड कोर्स से आप जब पढ़ते हो ना, ये सारी चीजें होती हैं। अब जो भी मिस्टेक्स आपने 1 साल पहले कर रहे हो वही करोगे तो ये सब मिलेगा। ग्रीन वाली पाथ चाहिए या रेड वाली पाथ चाहिए, पॉज करके पढ़ लीजिएगा एक बार, राइट। सो जो ऑलरेडी आपसे थोड़े आगे निकल चुके हैं ना, उनके सामने से आपको आगे बढ़ना है, देन देयर इज नो अदर ऑप्शन। इवन तो स्लाइड में मैंने 2 ऑप्शन दिखे हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है ही नहीं। यू हैव टू डू दीज थिंग्स मच बेटर till the next 1 year in order to ensure that you beat the competition who are already ahead. Okay, India is a very populous country and it is a very intelligent country. तो population को भी beat करना है, intelligence को भी beat करना है, तो optimize करो अपनी पढ़ाई को, optimize करो अपनी strategy को। Okay, right? तो आप ही के decision है, मैं तो थोड़ा help कर सकता हूँ, guide कर सकता हूँ आपको, decision तो आपको लेना है। So if you are ready to do these things in a consistent manner, then your 11th preparation will be saved and also आप 12th की भी अच्छी preparation complete करके आगे की पढ़ाई कर सकते हो, right? Make sure करना जो भी आप कर रहे हो ना consistent तरीके से, right? उसमें एक guidance होनी चाहिए। Solo preparation आपने करके देख लिया like last year and उससे ज़्यादा आपको नुकसान ही हो रहा है, देन यू नीड टू चेंज द स्ट्रैटेजी एंड स्टिक टू इट। हर महीने स्ट्रैटेजीज चेंज मत करना, एक प्रॉपर सोर्स एंड एक मेंटर को ढूंढ लेना एंड वहां से आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो वर्किंग बैकवर्ड्स मैंने बोला ना, टॉपर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है वर्किंग बैकवर्ड, राइट। तो डेडलाइन यहां पे है आपका अगले जान पे, जब आपको मेंस का प्रिपरेशन कंप्लीट करना है ना, तो उसके पीछे की तरफ आप जाओगे तो ये ट्रिपल फोकस वाला टाइम है। इसमें यहाँ पे अगर आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ आप मॉक्स देके आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करनी है, देन आपको 12th क्लास का सिलेबस यहाँ स्टार्ट कर लेनी है। अप्रैल में जैसे हमारे नेक्सस बैच स्टार्ट होता है ना 12th सिलेबस का, जब मैं लेता हूँ, वो अप्रैल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो वहाँ अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक पहुँचनी है, देन दिस इज योर गोल्डन पीरियड। February and March are your golden period to improve upon what you did in 11th. Is it possible? Yes, it is possible. Do you need to work harder? Yes, you need to work harder. But only these 2 things are not going to be sufficient. ये जो 60 days है ना, इसमें एक optimized plan की जरूरत पड़ती है, ताकि जो भी 11th का आपका issues है वो solve हो जाए और 11th इतना strong हो जाए कि ये बैकबोन बन जाएगा आपका 12th सिलेबस के लिए। यहां पे अगर आप छोड़ देते हो ना, उसका जो कर्स होगा वो यहां पूरा आपको हॉन्ट करता रहेगा। एंड यही वाला जो मैं बात बोल रहा हूं ना, बाद में उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब 12th की ट्रेन शुरू हो जाती है ना, 11th हमेशा आपके लिए वो वेट बन के रह जाएगा आपके कंधों के ऊपर कि अरे यार, उस टाइम पे मैं 60 दिन थे मेरे पास और मैंने प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किए। सो दिस शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर यू टू मेक श्योर। लॉट ऑफ पीपल विल बी टेकिंग रेस्ट ड्यूरिंग दिस 60 days. यू डोंट डू इट प्लीज। एक्चुअली आप इस 60 days में ज़्यादा वर्क हार्ड करोगे तो बाकी के दिन आपके थोड़े ईजी हो जाएंगे एंड स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। ओके, सो उसमें ना
डोंट क्रिएट बैकलॉग इन 12th एज अ रिजल्ट ऑफ कवरिंग बैकलॉग्स ऑफ 11th। ये भी करते हैं, जब लास्ट ईयर ना अप्रैल में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हुआ था, नेक्सस का 12th सिलेबस में स्टार्ट कर रहा था, तो बच्चे स्टार्टिंग में आ जाते हैं और बोलते हैं सर मेरा ग्रेविटेशन ठीक से नहीं हुआ है, तो मैं पैरेलली कर लूँ 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ 11th का ग्रेविटेशन। कैसे कर सकते हो आप? इसका 3 आवर्स का क्लास आपको करना है, डीपीपी इसका करना है, तो उसका रिकॉर्डिंग कब देखोगे, उसका डीपीपी का डाउट्स कब पूछोगे, वो पॉसिबल ही नहीं होता है। जस्ट इमेजिन करो 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले आपने ग्रेविटेशन बहुत अच्छे से कर लिया फरवरी और मार्च में, कितना आसान होगा आपको, ग्रेविटेशन का बैकलॉग भी हट गया, और जो ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होंगे ना अप्रैल में, आप आराम से उसको अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हो। जस्ट ट्राई टू थिंक, एंड देयर आर मेनी कनेक्टिंग चैप्टर्स, मेनी चैप्टर्स फ्रॉम मैकेनिक्स विच विल बी यूज्ड इन मैग्नेटिक्स। अगर आप एसएचएम और वेव्स ठीक से करते हैं 11th में, तो अल्टरनेटिंग करंट सर्क्यूट्स में जब फेजर्स यूज होते हैं ना, वहां पे बहुत आसानी हो जाएगी आपको। तो विद एक्सपीरियंस आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यू कैन यूटिलाइज दिस 60 days। बी वेरी सेलेक्टिव विथ वॉट यू कवर फ्रॉम 11th क्लास। 11th का प्रायोरिटी टॉपिक्स क्या है जो 12th में आपको इंपॉर्टेंट लग जाएंगे, राइट, वो सेलेक्ट कर लेना। उसमें मेरा एक हेल्पिंग हैंड हो सकता है आपके लिए। ये एक देखिए, कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखा है जो अगले 12th में यूज होंगे। ये 11th के टॉपिक 12th में, ये एक और 11th का टॉपिक जो मैं बोल रहा था ना, एसएचएम और वेव्स, जो एसी यानी अल्टरनेटिव करंट सर्क्यूट्स में यूज हो जाएगा, ठीक है। सो ये आप सब टॉपिक वाइज हमने क्या किया था, यहाँ पे जो एनसीईआरटी के सीक्वेंशियल टॉपिक्स, आप एनसीईआरटी के इंडेक्स देखोगे, यही टॉपिक्स वहाँ पे लिखे हैं ना 11th के टेक्स्ट बुक पे, उनका वेटेज देखिए और सोचिएगा कि इसमें आपने कौन कौन से टॉपिक्स के बैकलॉग्स हैं, या थ्योरी किया है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता है, तो उनको प्रायोरिटी दे दीजिएगा, ओके। ये 11th का है, एंड कंपेयर टू दैट ये 12th के टेक्स्ट बुक के टॉपिक से देखिए, सेम सीक्वेंस में लगाया हमने। आप एनसीईआरटी चेक कर लोगे, यही चैप्टर्स उसी सीक्वेंस में है, तो उनका वेटेज देखिएगा। इसको सुधारने के लिए बाद में आपको ये ठीक से करने पड़ेंगे, राइट। सो these are the tips that you should be following. Forming the study groups or accountability partners for motivation ना, सबसे बढ़िया accountability partner कौन हो सकता है आपके लिए? एक एक्सपीरियंस टीचर हो सकता है, राइट। जैसे मैं अपने कोर्स में जनरली 11th का भी हो या 12th का भी, नॉट ओनली क्लासेस और शेड्यूल और डीपीपी इस टाइम पे आ जाते हैं, डाउट सॉल्विंग का एक ग्रुप रखते हैं हम टेलीग्राम पे, जो ओनली द कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं और मैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में रहते हैं। इट्स अ प्राइवेट ग्रुप, एंड वहाँ पे ना जो बच्चे क्लासेस में आ रहे हैं और सीक्वेंस में उनके जो भी लेक्चर्स के डाउट्स होते हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, सर यहाँ पे कुछ इश्यू है, उसी दिन सॉल्व हो जाता है, राइट। एंड कुछ डीपीपी के डाउट्स भी वो डालते रहते हैं उसमें, राइट। अगर मैं बिजी रहता हूँ तो बच्चे हमारे पीयर ग्रुप के इतने स्ट्रांग होते हैं, एक दूसरे के भी हेल्प कर लेते हैं, एंड बाहर का जो नॉइस होता है ना जनरली टेलीग्राम पे, वो उसके अंदर घुस नहीं सकता है। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो आप बाकी ग्रुप्स को बंद करोगे और एक ही ग्रुप में मोटिवेटेड रहोगे, दैट विल टेक अवे योर डिस्ट्रैक्शंस आल्सो। सो दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू फॉर्म, ओके। एंड कंप्लीटिंग अ चैप्टर और सॉल्विंग अ टफ असाइनमेंट और समथिंग लाइक दैट, यू नीड टू पैट योरसेल्फ ऑन योर बैक, एंड दैट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी विल ऑलवेज कम व्हेन यू कंटिन्यूसली अटेंड लाइव क्लासेस। हमारे लाइव क्लासेस में, मेरे 3 घंटे के क्लासेस में somewhere around 30 to 40 polls होते हैं, and each poll should look like a win for you. आपके सीनियर से बात कर लेना, जो भी नेक्सस पे लंबे कोर्स और शॉर्ट कोर्सेस में मेरे से पढ़े हैं ना, वो आपको रिव्यू दे देंगे कि कैसे कॉम्पिटिटिव होते हैं हमारे क्लासेस। एंड 3 घंटे के क्लास में उनको पता भी नहीं चलता 3 घंटे कब निकल गए। सो जस्ट ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ सच पीयर ग्रुप। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये वाला कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इसका पहला क्लास 26 को होने वाला है, यहाँ पे 25 लिखा है, 26 को पहला क्लास होने वाला है, जो कि मंडे है, राइट। इसका जो बैच एक्सप्लेनर है इस कोर्स में क्या होने वाला है, ये 11th की रिवीजन कोर्स है। सो दिस विल बी योर पहला पड़ाव बिफोर अप्रैल व्हेन आई टेक अप द 12th सिलेबस इन डिटेल्ड, ओके, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट रिविजन थ्रू प्रॉब्लम्स, ओके। एक तीर दो शिकार, कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो रही है लेकिन कम टाइम में प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू। सो दिस इज समथिंग दैट आई रिकमेंड विथ होल हार्ट, एंड यू शुडंट मिस।
सो ये 60 डेज आप मुझे दे दोगे ना, देन आपको बस पढ़ाई करनी है और स्ट्रैटेजी मेरे ऊपर छोड़नी है, कॉन्सेप्ट मेरे ऊपर छोड़नी है. सो दैट इज समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड. इसका पूरा एक्सप्लेनर वीडियो नीचे लिंक में मिल जाएगा, एक बार पढ़ लेना. और इसके पिछले वाले स्लाइड्स भी एक बार टेक केयर करना कि आपकी मोटिवेशन क्या है, आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो. और ये सब अगर आपको लगता है यहाँ से मिलेगा, मेक श्योर इस बैच को ले लेना. हाँ, एक और चीज़ है, मैंने यहाँ पे जनरलाइज सिचुएशंस बताए, जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है बच्चों को स्ट्रगल करते हुए, जनरलाइज तरीके से मैंने बताया. ये भी हो सकता है जो भी मैंने चीज़ें अभी बताई है वो आपसे रिलेटेड है, लेकिन आपके पास और भी कुछ क्वेरीज होंगे बैच को लेने से पहले. कि हर स्टूडेंट यूनिक होता है ना, उनकी प्रॉब्लम्स यूनिक होते हैं, उनके डाउट्स भी होंगे, आपके पेरेंट्स के भी डाउट्स होंगे कि सर इस बैच में क्या होगा, क्या मेरे शेड्यूल में फिट बैठ पाएगा, क्या अप्रैल तक ये ख़त्म हो जाएगा, वो सारे चीज़ें जो आप पूछना चाहते हो ना. आई थिंक आई विल अरेंज ए स्पेशल फ्री क्लास ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मैं इंटरेक्ट भी कर सकता हूँ. यूट्यूब पे वो इंटरेक्शन नहीं हो सकता ना चैट में. सो स्पेशल क्लास है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो इट्स अ फ्री क्लास, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बस आपको क्लिक करना है, क्लास में आना है, साइड में चैट होगा, आप हैंड रेज कर सकते हो, मुझसे ऑडियो में बात कर सकते हो, बैच के बारे में पूछ सकते हो. एंड दैट क्लास इज गोइंग टू बी ऑन सैटरडे 9 PM. हम बिजी है ना जेईई मेंस के सॉल्विंग सेशंस में, उसमें 2026 के बच्चों के लिए. फिर भी मुझे ये वाला क्लास इमीडिएटली स्टार्ट करना है क्योंकि टाइम कम है हमारे पास 11th का रिवीजन खत्म करने में. ओके, सो मेक श्योर यू ज्वाइन देयर, आस्क योर क्वेरीज 9 PM सैटरडे. ओके, राइट, वहाँ पे मिलते हैं और आपकी जो भी पर्सनल क्वेरीज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग and I hope this video added value to your preparation. It serves as a wake up call for you. ज़्यादा टाइम जब मिलता है और पढ़ाई ठीक से करते हो ना, एंडिंग में टेंशन कम हो जाता है. ओके, so all the very best. See you in the next video.